यस सर। आ जाते हैं अमेंडमेंट के दूसरे चैप्टर के ऊपर, रेसिडेंशियल स्टेटस। बड़े अमेंडमेंट हुए हैं साहब इसके अंदर में, 3 मेजर अमेंडमेंट हुए हैं। एक रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के अंदर में, बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में, और जब हम सेक्शन 9 पढ़ते रहते हैं तो रॉयल्टी के डेफिनेशन जो है वहां पे अमेंडमेंट हुआ है। अच्छा जी, क्या ये मेजर अमेंडमेंट है? यस, ये मेजर अमेंडमेंट है और इसका इंपैक्ट आपको कंफर्म मई 21, जून 21 या नवंबर 21, दिसंबर 21 के अंदर में देखने को मिलने वाला है। कंफर्म ये आएगा। आप सभी को पता होगा, मैं ऑलरेडी क्वेश्चनर डिस्कशन पूरा का पूरा फ्री यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है तो इंटर और फाइनल का दोनों का क्वेश्चनर डिस्कशन मैं यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूं। न मिले आपको तो सीधा प्लेलिस्ट के ऊपर जाइएगा, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना करके रखिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चनर डिस्कशन वहां पे डाला हुआ है। अगर आपको बुक्स चाहिए तो इसके लिए ऑलरेडी vsmartacademy.com के ऊपर आप देख सकते हो। आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर। क्या था प्रोविजन? पहले एग्जिस्टिंग प्रोविजन याद दिला देता हूं। अ पर्सन विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। तो इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती थी तो हम मान लेते थे ये पर्सन कौन है? रेसिडेंट है। बराबर है। इसको 3 एक्सेप्शन थे कंडीशन नंबर बी को। कौन कौन से? पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, शिप क्रू मेंबर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये 3 लोग 182 डेज और मोर इंडिया में रहे तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट हो जाते थे। क्या तुम्हें याद है? यस। अच्छा जी, ये प्रोविजन एज इट इज इंटैक्ट रखी गई है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। ये प्रोविजन एज इट इज इंटैक्ट रखी गई है। सो दे वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ satisfy any of the condition, 182 days or more in previous year or 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. इसके कुछ एक्सेप्शन थे। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ शिप क्रू मेंबर और एम्प्लॉयमेंट, he would be resident if they stays for more than 182 days in previous year. as it is रखा गया है। अमेंडमेंट कहाँ है? यहाँ मेजरली इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए। याद दिला देता हूं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन था? अगर असेसी या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न होते हैं अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर में तो हम उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। प्रॉब्लम कहां आ रही थी और ये अमेंडमेंट आया क्यों? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कई ऐसे इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे जो इंडिया छोड़ करके जा चुके हैं या इस तरीके से प्लान करते थे कि वो इंडिया में 182 डेज रहे ही ना और अलग अलग कंट्री के अंदर में वो जा करके सेट हो जाए और इंडिया से भी एट द सेम टाइम इनकम कमाते रहे। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था? ये इंडियन सिटीजन थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, ये इंडिया से इनकम तो कमा रहे थे लेकिन यहाँ पे रेसिडेंट नहीं हो रहे थे, जिसके वजह से हो क्या रहा था कि ये टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन कर रहे थे। अब ऐसे कई लोग हैं जो दुबई जाके बैठे हैं, मस्कट जाके बैठे हैं, यूएई के अंदर में या अदर गल्फ कंट्रीज के अंदर में है और इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज नहीं रहते और इंडिया से इनकम भी कमा रहे, लेकिन वो रेसिडेंशियल स्टेटस के चक्कर में इंडिया में टैक्स नहीं दे रहे थे। इस बात को पकड़ा गया, निर्मला सीतारमण जी ने पकड़ा इस बात को और कहा कि अगर आप इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू विजिट इन इंडिया। ये लोग क्या करते थे? बस कुछ दिनों के लिए इंडिया में अपनी विजिट दिखाते थे और बताते थे हम रेसिडेंट नहीं है। प्रोविजन क्या बनाई जरा देखना, इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू विजिट इन इंडिया। तुम हो आउटसाइड इंडिया में और इंडिया विजिट के लिए आ रहे हो और इस विजिट में भी तुम्हारी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस, लॉजिकली इंडियन इनकम। इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट एंड इनकम इन इंडिया इज अप टू 15 लाख रुपीज, अगर 15 लाख रुपए तक के आप अपनी इनकम कमा रहे हैं, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया coming to visit India and income during this is up to 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपए तक की इनकम है तो इनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का क्राइटेरिया जो पहले नहीं था, फाइनेंस एक्ट 2020 से ला दिया गया है। क्या लाया गया है क्राइटेरिया? उनके लिए रेसिडेंट माना जाएगा अगर वो इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज रह जाते हैं तो। हालांकि मुझे लगता है एज सच कोई नया प्रोविजन नहीं लेकर के आए हैं, ये प्रोविजन जो एग्जिस्टिंग लोगों के लिए था वही प्रोविजन इनके लिए भी लाया है, बस 60 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं लेकर के आए हैं। सो इफ इट इज एन इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट, हु इज बीइंग आउटसाइड इंडिया, जो है तो वैसे तो आउटसाइड इंडिया बट कम टू विजिट टू इंडिया एंड टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम को
छोड़ के, मतलब प्योरली इंडियन इनकम इज 15 लाख और लेस, 15 लाख या उससे कम अगर आपकी इनकम है तो इन्हें रेसिडेंट माना जाएगा इफ दे स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज। क्वेश्चनएयर में मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन रखा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चनएयर का है वो इसी के ऊपर बनाया गया है। मान लीजिए एक व्यक्ति है सूरज, राइट, जो दुबई में जाकर के क्या हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं, ही इज एन इंडियन सिटीजन और दुबई में जॉब कर रहे हैं। ये इंडिया आते हैं या इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट से 5 लाख रुपए की इनकम आती है हर साल, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है। हर साल दिवाली के अंदर में और मेजर फेस्टिवल्स में इंडिया आते हैं, बराबर है। नाउ सपोज इंडिया में उनका स्टे 183 डेज हो जाता है एंड इनकम 5 लाख रुपीज है, क्या वो रेसिडेंट माने जाएंगे? आंसर इज यस। अब वो रेसिडेंट माने जाएंगे। अब वो क्या माने जाएंगे? रेसिडेंट माने जाएंगे। हालांकि पहले भी नॉर्मल प्रोविजंस में वो रेसिडेंट ही माने जाते थे, पर 2 क्राइटेरिया थे। अब इनके लिए सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया है। एक और अमेंडमेंट इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, और ये वाला पॉइंट ज्यादा बड़ा है। सेम इन्हीं व्यक्तियों के लिए जो है तो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन आउटसाइड इंडिया है एंड दे आर कमिंग टू विजिट इन इंडिया और इनकम 15 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, 15 लाख से ऊपर की इनकम इंडिया से कमा रहे हैं। दूसरा क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा था वो क्राइटेरिया था अप टू इनकम 15 लाख रुपीज। अब अगर वो 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो वो तीसरे क्राइटेरिया में आ जाते हैं। इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है तो आउटसाइड इंडिया बट दे आर कमिंग टू विजिट इन इंडिया एंड इनकम फ्रॉम इंडिया, इंडियन इनकम एक्सीड 15 लाख रुपीज। इनके लिए एक के जगह 2 क्राइटेरिया है रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए। फर्स्ट, दे विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ दे स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और 60 डेज के जगह 120 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। सो इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट टू इंडिया, इंडिया आ रहे हैं, जो है आउटसाइड इंडिया पर इंडिया आ रहे हैं विजिट के लिए, एंड टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज, they would be treated as resident only if any of the following condition is satisfied. 182 days or more, ये तो था ही। Instead of 60 days, इनके लिए लाया गया है 120 days or more in previous year and 365 days or more in 4 previous preceding year. क्राइटेरिया को कुछ ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिस्टर सूरज सेटल्ड इन दुबई is an Indian citizen. Income of Mr. Suraj is as under: from India 18 lakh, from Dubai 12 lakh, total 30 lakh, total 30 lakh. His stay in previous years is as under: 2021 132 days, 1920 200 days, 1819 140 days, 1718 100 days, 1617 100 days. नाउ क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात, इज असेसी इंडिविजुअल? आंसर इज यस। इज ही अ इंडियन सिटीजन? यस। यानी प्रॉब्लम में सबसे पहले 2 क्राइटेरिया ढूंढो, इज ही इंडिविजुअल, आंसर आना चाहिए यस। दूसरा क्राइटेरिया ढूंढना, इज ही इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आंसर इज यस। तीसरा क्राइटेरिया ढूंढना, उसकी इनकम कितनी है इंडिया से अदर देन फॉरेन सोर्सेज। उसकी टोटल इनकम 30 लाख है लेकिन इंडिया से 18 लाख है, मीन्स मोर देन 15 लाख। तीसरा क्राइटेरिया भी सेटल्ड। अब ये कब रेसिडेंट माना जाएगा? अब ये कब रेसिडेंट माना जाएगा? 2 क्राइटेरिया, ही स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर के जगह अब क्या है 120 डेज इन प्रीवियस ईयर
and 365 days in 4 previous preceding year। अब आप सभी को पता है, आपने चैप्टर 1 देखा होगा, आप लोग का प्रीवियस ईयर हो गया है 2021 और आप लोग का असेसमेंट ईयर हो गया है 21-22। प्रीवियस ईयर के अंदर में क्या वो एटलीस्ट 120 डेज है? आंसर इज यस। 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में क्या वो एटलीस्ट 365 डेज है? आंसर इज यस। अब ये व्यक्ति इंडिया में क्या माना जाएगा? रेसिडेंट माना जाएगा। सर इंडिया में रेसिडेंट मान लिया गया तो क्या हो जाएगा? इंडिया में रेसिडेंट मान लिया तो क्या हो जाएगा? इंडिया में अगर रेसिडेंट मान लिया गया तो भाई साहब फिर उसको हम लोग ROR या RNOR के बेसिस पे फर्दर क्लासीफाई करके उसकी इनकम यहां डिटरमाइन करेंगे और यहां उसका टैक्स पेबल क्या किया जाएगा? डिटरमाइन किया जाएगा। सो Indian citizen person of Indian origin who comes to visit to India, so is settled in Dubai, Indian citizen, और वो इतने दिन इंडिया के अंदर में आ रहा है, he would be treated as resident if any of the following condition is satisfied. Any of the following condition is satisfied. He is staying in India for at least 182 days or more, or at least 120 days in the previous year, or 365 days. सर अगर वो 120 दिन से भी कम आया है तो एक सवाल आ सकता है आपके मन में, अगर वो 120 दिन से भी कम आया है, ध्यान से सुनिएगा, ही विल स्ट्रेट अवे बी नॉन रेसिडेंट। मतलब 120 दिन से भी अगर वो कम आया है तो स्ट्रेट अवे ही क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट बन जाएगा इन द प्रीवियस ईयर। कौन? इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। 120 दिन से ज्यादा बट लेस देन 182 डेज एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, RNOR के क्राइटेरिया को चेंज किया गया है इस क्लॉज में। अगर हम 120 दिन से ज्यादा और 182 डेज से कम रह रहे हैं इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, हमें स्ट्रेट अवे RNOR का क्राइटेरिया मिलता है। किसका क्राइटेरिया मिलता है? RNOR। अब अगर हमारा ये एग्जांपल देखा जाए, ही इज मोर देन 120 डेज बट लेस देन 182 डेज एंड 365 डेज, क्या हम ROR बनेंगे? हमें डायरेक्ट RNOR का क्राइटेरिया मिल जाएगा। ये एक और अमेंडमेंट हुआ RNOR के डेफिनेशन में कि बॉस अगर कोई इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हु इज आउटसाइड इंडिया कमिंग टू विजिट इन इंडिया और इंडिया में 15 लाख से ऊपर कमा रहा है, 120 दिन से ज्यादा और 182 डेज से कम रह रहा है एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, तो डायरेक्टली उसको RNOR में हम लोग क्लासीफाई कर देंगे। जनरल क्राइटेरिया हम डायरेक्टली उसको RNOR में क्लासीफाई कर देंगे। इफ ही स्टेइंग फॉर मोर देन 182 डेज, रेसिडेंट तो वो है ही, ROR या RNOR डिपेंडिंग अपॉन फर्दर डिटेल्स एज मे बी प्रोवाइडेड। अगर वो 182 डेज से ज्यादा रह जाता है तो वो रेसिडेंट तो है ही, ROR या RNOR 6(6) पे डिपेंड करेगा। याद होगा तो सेक्शन 6(6) हमें बताता है who will be treated as ROR। अच्छा जी सर, ये हुआ अमेंडमेंट नंबर 1, ये हुआ अमेंडमेंट नंबर 2, ये है अमेंडमेंट नंबर 3। इंडिविजुअल के अंदर ही तीसरा अमेंडमेंट, डीम्ड रेसिडेंट 6(1)A ऐड किया गया है, यानी ये जो 6(1) है इसे 6(1)A कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं डीम्ड रेसिडेंट। ये आया है सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। यहां तक के जो क्राइटेरिया हमने पढ़े उसमें दोनों वर्ड इंक्लूडेड थे, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये जो हम पढ़ेंगे ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन के लिए है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए डीम्ड रेसिडेंट नाम का कोई कंसेप्ट है नहीं। अभी डीम्ड रेसिडेंट नाम का कंसेप्ट 6(1)A में क्या ऐड किया गया है? अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, आपकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस 15 लाख से ऊपर की जा रही है एंड आप कहीं भी टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, तो आप बाय डिफॉल्ट में इंडिया के रेसिडेंट माने जाओगे। क्राइटेरिया को जरा समझने की वापस कोशिश कीजिएगा। अगर आप इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात नहीं कर रहे जब हम 6(1)A की बात कर रहे हैं, अब हम ऑल टुगेदर नए कंडीशन में आ गए हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, इंडिया से आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर की आ रही है, इंडिया से आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर की आ रही है,
किसी भी और कंट्री में आप टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट में इंडिया के रेसिडेंट मान लिए जाओगे, और रेसिडेंट मतलब स्ट्रेट अवे RNOR मान लिए जाओगे। 61A आप बाय डिफॉल्ट में रेसिडेंट मान लिए जाओगे और आप इंडिया में RNOR बोल करके टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाओगे। ऐसा कोई अमेंडमेंट लाया क्यों? कई लोग ऐसा कर रहे थे, जो अमीर लोग थे, जो मल्टीपल कंट्रीज विजिट कर सकते थे, वो क्या कर रहे थे, वो किसी भी एक कंट्री के अंदर में रेसिडेंट का क्राइटेरिया पूरा ही नहीं कर रहे थे, ना इंडिया में ना कई दूसरी कंट्रीज के अंदर में, बराबर है। और वो व्यक्ति हर जगह से टैक्स इवेड करके बाहर निकल जाता था। अब ऐसा प्रोविजन हमने क्यों लाया? क्योंकि ऐसा तो बहुत सालों से हो रहा होगा, अभी हमारी आंखें क्यों खुली? 2015, इसके पीछे की हिस्ट्री है 2015। सिंस हम फाइनल में इंटरनेशनल टैक्स लेते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है, अच्छा लगता है कि तुम्हें भी ये बात बताऊं। 2015 की बात है। 2015 में भारत ने एक कमिटमेंट किया था OECD की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। OECD की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए OECD ने कहा था कि नो कंट्री विल प्रमोट टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस या इस तरह की कोई भी प्रोविजन बनाएगा अपने लॉ के अंदर में कि वो टैक्स अवॉइडेंस, प्रमोशन या टैक्स रिडक्शन को प्रमोट करे। भारत ने भी एक कमिटमेंट दिया था कि हाँ, हम किसी भी तरीके के टैक्स इवेजन के लिए कोई अपॉर्चुनिटी, कोई लॉ क्रिएट नहीं करेंगे। अब इसके तहत हो क्या रहा था, कोई इंडियन सिटीजन था जो कहीं पे भी रेसिडेंट नहीं बन रहा था, एंड ही वाज पेइंग टैक्स नोवेयर, ही वाज इनटू नो मेंस लैंड, वो किसी लैंड के अंदर में रेसिडेंट नहीं हो रहा था। भारत सरकार ने उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए कहा कि हम ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेंगे कि किसी के लिए हम टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस, रिड्यूस टैक्स या नॉन टैक्स के प्रोविजन बना दें। इसके तहत भारत सरकार ने बोला कि अगर वो इंडियन सिटीजन है, इंडिया में उसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है और वो किसी भी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हो रहा है, तो उसको इंडिया का RNOR मान लिया जाएगा और अब उसको इंडिया में टैक्स पे करना होगा। अब उसको कहां टैक्स पे करना होगा? इंडिया में टैक्स पे करना होगा। यानी वो व्यक्ति जो अब तक हर कंट्री के अंदर में टैक्स इवेड कर रहा था, इंडियन सिटीजन था और बाकी सारी कंट्री के अंदर में भी टैक्स इवेड करते जा रहा था, अब वो बाय डिफॉल्ट में इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा और उसे इंडिया में टैक्स देना होगा। जबरदस्त क्राइटेरिया, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 6.1 में क्या लिखा है उसको बाजू करो। 6.1A नया क्राइटेरिया आया है। एन इंडिविजुअल हु इज एन इंडियन सिटीजन having total income other than income from foreign sources, मतलब Indian income exceeding 15 lakh rupees shall deem to be resident in India if he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile, residence or other similar criteria. एग्जाम्पल समझते हैं। मिसेस चंदा, a resident, Mrs. Chanda, a Indian citizen, earning 18 lakhs from India, 12 lakhs from Dubai, 6 lakh from Nepal, 4 lakhs from Sri Lanka, total 40 lakhs. Is not liable to be resident in any of those country and therefore she didn't paid the tax in any of the country. Will she be treated as resident in India? इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया में 15 लाख रुपीस से ऊपर कमा रही है,
नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, इनके ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा, सेक्शन 6(1)(a अप्लाई हो जाएगा। वो इंडिया में डीम्ड रेसिडेंट माने जाएंगे। पर आपको तो पता है इंडिया में रेसिडेंट होने से काम नहीं चलता। मम्मी को बोलो कॉम्प्लाइन पिलाए, ROR RNOR बनाए, इन्हें इंडिया में RNOR डायरेक्टली बना दिया जाएगा। यानी RNOR में दो चेंजेस हुए। अब तक जो हम RNOR पढ़ते थे 2019 तक के, उसमें और दो चीजें ऐड हो गई होगी। डन सर। तो आपको ऐसे कपल ऑफ कंट्रीज का डिटेल बताएंगे, इनकम बताएंगे, यहाँ इतने दिन रहा है, यहाँ इतने दिन रहा है, यहाँ इतने दिन रहा है, ऐसा केस स्टडी में घुमा के बताएंगे। आपका फोकस रखना है किन चीज़ों के ऊपर, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन इंडिया से 15 लाख से ऊपर कमा रहा है और कोई और कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट में इंडिया में वो क्या बन जाएगा, डीम्ड रेसिडेंट। एंड सिर्फ रेसिडेंट नहीं, वो इंडिया में डायरेक्टली क्या बन जाएगा, RNOR बन जाएगा। डन सर। As per section 6(6), if a person is deemed resident as per 6(1)(a), he shall deem to be RNOR। Straight away उसको RNOR की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। If a person is resident in 6(1), then 6(1)(a shall not apply। अगर कोई 6(1) के हिसाब से रेसिडेंट हो जाता है तो 6(1)(a फिर अप्लाई नहीं करता। 6(1)(a does not apply if to an individual who is not a citizen of India but a person of Indian origin। ये हमने पहले ही देख लिया, ये पर्टिकुलर प्रोविजन डीम्ड रेसिडेंट वाली पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए नहीं है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मैंने यहाँ पे जानबूझ के आपके नॉलेज के लिए रखा हुआ है, इफ ईदर एसएससी और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इनटू अनडिवाइडेड इंडिया। ROR का क्राइटेरिया 6(1) के अंदर में था या 6(6) के अंदर में था, 6(6) के अंदर में था। एक व्यक्ति ROR बन जाता है इफ ही सेटिस्फाइड बोथ द कंडीशन गिवन इन सेक्शन 6(1) एंड सेक्शन 6(6). क्या कंडीशन थी 6(1) की तो हमने देख लिया। ROR बनने के लिए क्या कंडीशन थी, ही इज रेसिडेंट फॉर 2 out of 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एंड स्टेज इन इंडिया फॉर 730 days इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। ROR एज इट इज इंटैक्ट रखा गया है। 2 out of 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड लिखा है एंड 730 days इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। RNOR में चेंजेस आए हैं। अब कौन कौन व्यक्ति RNOR बनता है, पहले तो दो ही क्राइटेरिया होते थे इसके अंदर में। अगर वो 9 out of 10 ईयर्स क्या बन जाता है, नॉन रेसिडेंट, एंड इंडिया में सिर्फ 729 डेज तक रहता है इन 7 ईयर्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं बॉस, RNOR। इसमें दो क्राइटेरिया और ऐड हो जाएंगे। एक, अगर वो इंडिया में 120 डेज से ज्यादा, 182 डेज से कम एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर होता है तो डायरेक्टली RNOR हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई डीम्ड रेसिडेंट बनता है तो वो बाय डिफॉल्ट के अंदर में RNOR में आ जाएगा। तो 4 क्राइटेरिया अब हो जाएंगे RNOR के लिए। पहला, ही इज नॉन रेसिडेंट फॉर 9 out of 10 ईयर्स ड्यूरिंग 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, दे स्टेज फॉर 729 डेज और लेस। He is an Indian citizen or a person of Indian origin having income exceeding 15 lakh, stays for a period of 120 days or more but less than 182 days, or an Indian citizen who is deemed resident as per clause 1A, that is 6(1)(a। RNOR में 4 क्राइटेरिया ऐड हो जाएंगे। डन सर। नॉन रेसिडेंट, अगर कोई बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 6(1) की तो वो बाय डिफॉल्ट में नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। डन सर। यहां खत्म हुआ 6(1). बेटा अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और मैं आपसे कहूँगा कि बॉस क्वेश्चनर डिस्कशन ऑलरेडी चालू है, अगर आप चाहे तो क्वेश्चनर ले सकते हैं। और मैं कहूँगा कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बॉस प्लीज़ फास्ट ट्रैक के ऊपर जाइए, अमेंडमेंट बहुत सारे हैं। राइट, आप देख सकते हैं कि अमेंडमेंट का टाइम पीरियड ही कितना ज़्यादा है, एक एक अमेंडमेंट समझाने के लिए टाइम लग जाएगा आपको। यस, अभी भी कई बच्चे हैं जो पुरानी बुक रेफर कर रहे हैं, 2019 वाली पुरानी एमसीक्यू रेफर कर रहे हैं, 2019 वाले पुराने चार्ट्स रेफर कर रहे हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ उन बुक्स को बाजू रख दीजिए। एज फार एज डायरेक्ट टैक्सेस कंसर्न, वो बुक आपके काम की नहीं है मालिक, सच में नहीं है। आपके साथ गलत नहीं बोल रहा हूँ, सच में नहीं है। मैं ही नहीं, आप किसी भी टीचर से पूछ लो, ये आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। सेकेंड अमेंडमेंट आया है सेक्शन 9(1) बिजनेस कनेक्शन। कंसेप्ट याद दिलाता हूं। सेक्शन 9 को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला वर्ड उसके अंदर में आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन। अगर नॉन रेसिडेंट का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है तो उस नॉन रेसिडेंट को इंडिया में क्या भरना होगा,
टैक्स भरना होगा। उस नॉन रेसिडेंट को इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी और उसके बेसिस पे उसकी इनकम कंप्यूट की जाएगी। अब अमेंडमेंट कहां है? बिजनेस कनेक्शन को अगर हम याद करें तो क्या क्राइटेरिया होते हैं, पहले मैं आपको याद दिलाता हूं। बिजनेस कनेक्शन, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन, नॉट अ बिजनेस कनेक्शन, ये 3 क्राइटेरिया हम लोग को पढ़ने होते हैं। बिजनेस कनेक्शन, अगर आप क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट या प्रिंसिपल रोल प्ले करते हैं तो आप बिजनेस कनेक्शन माना जाता है। यू मेंटेन द स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट और यू प्रोवाइड द सर्विसेज और प्रोक्योर सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, तो आपका बिजनेस कनेक्शन माना जाता है। दूसरा क्राइटेरिया था डीम्ड बिजनेस कनेक्शन। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया क्या माना जाएगा? डीम्ड बिजनेस कनेक्शन। अब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया क्या बोला जाता है? अगर आपके नंबर ऑफ यूजर्स, सब्सक्राइबर, परचेस, सेल्स, सर्विसेज एक प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर चल जाए या इंटरेक्शन विथ नंबर ऑफ यूजर्स एक लिमिट के ऊपर चल जाए तो आपका डीम्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा, जो डीम्ड बिजनेस कनेक्शन है। नॉट अ बिजनेस कनेक्शन के अंदर में 4 चीजें थी, 4 चीजें बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएगी। परचेसेस फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स एंड डिस्प्ले ऑफ अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड्स, ये जनरल प्रोविजन था। अब बिजनेस कनेक्शन अगर हो जाता है तो कितनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है? जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस इन इंडिया से आई है, मतलब अगर किसी नॉन रेसिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन हो जाता है तो कितनी इनकम उसकी टैक्सेबल है? जितनी इनकम उसके ऑपरेशंस इन इंडिया से आई है उतनी इनकम टैक्सेबल है। अब पॉइंट क्या था, इंडिया से कितनी इनकम ऑपरेशंस में आई है, इनमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ये बात का क्लैरिटी नहीं था। भैया किन किन इनकम को ऑपरेशंस फ्रॉम इनकम इन इंडिया माना जाए, यानी क्या सिर्फ गुड्स बेच के जो इनकम आया उसे ही हम ऑपरेशंस फ्रॉम इंडियन इनकम माना जाए, क्या सर्विसेज से जो पैसा आया इसे ही हम इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस इन इंडिया माना जाए, या इसमें और कुछ भी चीजें इंक्लूड होगी, ये क्राइटेरिया एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं था, इसे प्रोवाइड कर दिया गया। वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इन इंडिया थ्रू अ पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, through a person referred in clause A, clause B of clause C of explanation 2, so much of the income as is attributable to the operations carried out in India shall deem to accrue or arise in India। बराबर है, जितनी इनकम इंडिया में ऑपरेशंस के थ्रू आई है उसे हम इंडियन इनकम मानते हैं और नॉन रेसिडेंट को इस इनकम पे टैक्स इंडिया में देना होता है। लेकिन क्या सिर्फ गुड्स बेच के जो इनकम आएगी हम उसे ही कंसिडर करेंगे, सर्विसेज देके जो आएगी उसे ही कंसिडर करेंगे, या और कुछ भी इंक्लूड होगा? इसमें एक्सप्लेनेशन 3A ऐड किया गया है। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स, 3A फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स किसके लिए लाया है? कंपनी लाइक गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, उनके लिए लाया है। ऐसी कंपनी जो इंडिया से डेटा कलेक्ट करने के लिए रेडी है, व्हाट्सएप, उनके लिए लेके आया है। जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रही है उनके लिए लेकर के आया है। ध्यान से सुनिएगा। फॉर रिमूवल किस किस के लिए लाया भाई साहब? गूगल, फेसबुक, इंस्टा, सब के लिए लेकर के आ गए भाई साहब। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट द इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया, इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया शैल इंक्लूड इनकम फ्रॉम, इसमें हम इंक्लूड करेंगे क्या क्या? सच एडवर्टीजमेंट विच टारगेट्स अ कस्टमर हु रिसाइड्स इन इंडिया or a customer who will have access to the advertisement through internet protocol address in India। इंडिया में से अगर आपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू पैसा कमाया है, अब आप जरा सोच के देखिएगा, आप जब इंडिया में यूट्यूब ओपन करते हैं या गूगल ओपन करते हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिलती है। यूट्यूब इसके लिए पैसा लेता है कंपनियों से, यूट्यूब इसके लिए क्या करता है? पैसा लेता है कंपनी से। अब यूट्यूब क्या कर रहा है? ये पैसा कमा रहा है इंडिया से, बराबर है। किसको दिखा के? इंडियन एडवर्टीजमेंट्स दिखा करके, इंडियन लोगों को एडवर्टीजमेंट्स दिखा करके यूट्यूब पैसा कमा रहा है। कैसे वर्क करता है यूट्यूब? यूट्यूब कैसे वर्क करता है? मान लो लक्स की एडवर्टीजमेंट देना है, लक्स वाले क्या करेंगे? यूट्यूब वालों को पैसा देंगे। यूट्यूब वाला क्या करेगा? यूट्यूबर को पैसा देगा। सपोज इनसे 100 रुपीज कलेक्ट कर रहा होगा, वो क्या करेगा? 50 इधर दे देगा, 50 इधर दे देगा। जस्ट एग्जाम्पल। अब ये एडवर्टीजमेंट्स किसको शो करेगा? एक आम पब्लिक को शो करेगा जो क्या कर रहे होंगे? मस्त यूट्यूब देख रहे होंगे। नाउ यूट्यूब एक नॉन रेसिडेंट एंटिटी है जो रेसिडेंट से क्या कमा रहा है? इनकम कमा रहा है।
जो रेसिडेंट से क्या कमा रहा है, इनकम कमा रहा है, क्या इनकी इनकम को इंडियन इनकम माना जा सकता है? अब तक इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं था, इस बार उन्होंने बोल दिया अगर इनकम आ रही है सच एडवर्टीजमेंट टू कस्टमर टारगेटेड हु रिसाइड इन इंडिया और फ्रॉम अ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इन इंडिया, तो ऐसे नॉन रेसिडेंट को कोई इनकम आई होगी एडवर्टीजमेंट से, वो इनकम हम इंडिया में डीम टू अक्रूर अराइज मानेंगे अपार्ट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज सेल। सेकेंड, सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया और फ्रॉम अ पर्सन हु यूज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इन इंडिया। मान लीजिए फेसबुक ने, बराबर है, इंडिया पीपल अपना डेटा किसके पास देते हैं, फेसबुक के पास देते हैं, फेसबुक ये डेटा ILX लिमिटेड को सेल कर देता है, ये डेटा हमारे ईमेल एड्रेस, हमारा नंबर, हमारी डिटेल क्या कर देता है, सेल कर देता है और ये पैसा कमाता है। डिटेल्स किसकी जा रही है, इंडियन कस्टमर की जा रही है। इंडियन एड्रेस, प्रोटोकॉल एड्रेस से जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, ये डेटा आप कभी भी बेच देते हो तो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया हु रिसाइड्स इन इंडिया और फ्रॉम अ पर्सन हु यूजेज इंटरनेट प्रोटोकॉल इन इंडिया। ILX लिमिटेड ने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया और अब इन लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखा करके प्रोडक्ट सेल किया। अब ये ILX लिमिटेड की जो इनकम आ रही है ये भी क्या मानी जाएगी, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। सो एडवर्टीजमेंट दिखा करके आपने पैसा कमाया या डेटा इंडिया से कलेक्ट करके डेटा बेच करके आप लोगों ने पैसा कमाया, या फिर जो डेटा के थ्रू आप लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करके पैसा कमाया, ये सब इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिया माना जाएगा। Provided that the provision contained in this explanation shall also apply to income attributable to a transaction or activity referred in 2A। 2A अलग चीज थी। तो ये बॉस इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ऑपरेशंस के अंदर में सिर्फ प्रोडक्ट सेल, सर्विसेज सेल के नहीं, इनके थ्रू भी आने वाला इनकम अब इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया माना जाएगा। अमेंडमेंट नंबर 2 इन सेक्शन 9, मतलब टेक्निकली 3 अमेंडमेंट हो गए, ओवरऑल देखोगे तो 6 अमेंडमेंट हो गए। इंडिविजुअल में ही 3, यहां पे और 2, इंडिविजुअल में 4, यहां पे 2। रॉयल्टी, अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट को, पहले क्राइटेरिया समझ लो, अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट को गवर्नमेंट से कोई रॉयल्टी मिलती है, इंडियन गवर्नमेंट से, या रेसिडेंट व्यक्ति से कोई रॉयल्टी मिलती है, या नॉन रेसिडेंट व्यक्ति से कोई रॉयल्टी मिलती है जो यूज कर रहा है पेटेंट और अदर थिंग इन इंडिया, इस नॉन रेसिडेंट को अगर इंडिया से रॉयल्टी मिलती है तो नॉन रेसिडेंट के हाथ में ये सेक्शन 9(1) के अंदर में क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। दैट इज इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाता है। किसी भी नॉन रेसिडेंट को गवर्नमेंट से कोई रॉयल्टी इनकम मिली, इंडियन रेसिडेंट से कोई रॉयल्टी इनकम मिली, या नॉन रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी मिली बट द प्रोडक्ट इज फॉर यूज इन इंडिया, तो ये रॉयल्टी इनकम नॉन रेसिडेंट के हाथ में इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाता है, विच इज टैक्सेबल इन इंडिया। अब पॉइंट क्या था, रॉयल्टी का डेफिनेशन। रॉयल्टी किन किन चीजों की इनकम को हम रॉयल्टी कह सकते हैं, ये बात एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर में लिखी है। एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर में लिखी है, जब रॉयल्टी डिफाइन करते हैं तो एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर में लिखी है कि रॉयल्टी किन किन पेमेंट्स को हम रॉयल्टी कहेंगे, किन किन पेमेंट्स को हम रॉयल्टी कहेंगे। क्या बोल रहे हैं हम लोग, किन किन पेमेंट्स को हम रॉयल्टी बोलेंगे। ये डेफिनेशन क्यों डिफाइन करना जरूरी है, पहले ये क्राइटेरिया समझो। ये डेफिनेशन डिफाइन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि रॉयल्टी इनकम नॉन रेसिडेंट के हाथ में, रॉयल्टी इनकम नॉन रेसिडेंट के हाथ में सेक्शन 115A के तहत टैक्सेबल होता है, जो बहुत मिनिमल रेट पे टैक्सेबल होता है। हालांकि ये क्राइटेरिया अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, पहले ये समझिए डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी में क्या आएगा, रॉयल्टी मीन्स कंसिडरेशन इंक्लूडिंग लमसम कंसिडरेशन बट एक्सक्लूडिंग एनी कंसिडरेशन फॉर विच कैपिटल गेन अराइज। सेल की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फार्मूला, प्रोसेस, ट्रेडमार्क, सिमिलर राइट। अगर कोई भी
नॉन रेसिडेंट इंडिया में पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला शेयर करता है और उसके लिए नॉन रेसिडेंट कुछ कमाता है तो दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी। जो पैसा उसको मिल रहा है वो रॉयल्टी। छोटा सा एग्जांपल राइट, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, सेरम इंस्टीट्यूट ने राइट फाइजर नॉन रेसिडेंट को क्या पे किया, अमाउंट पे किया काय के लिए, सीक्रेट फॉर्मूला के लिए फॉर कोविड वैक्सीन। नाउ रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को दे रहा है फॉर अ सीक्रेट फॉर्मूला, नॉन रेसिडेंट के हाथ में ये इनकम रॉयल्टी इनकम माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट के हाथ में ये इनकम रॉयल्टी इनकम माना जाएगा। सेकेंड, इम्पार्टिंग एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द वर्क यूज ऑफ पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला, प्रोसेस, ट्रेडमार्क और सिमिलर राइट। इसी के साथ साथ इनकी कोई इंफॉर्मेशन भी शेयर करी, पेटेंट ना शेयर करके इनकी कोई इंफॉर्मेशन भी शेयर करी तो भी ये रॉयल्टी इनकम मानी जाएगी। फॉर एनी यूज ऑफ पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला, अगर यूज के लिए पैसा दिया इसे भी रॉयल्टी माना जाएगा। तो सर राइट्स ट्रांसफर किए, इंफॉर्मेशन दी या पेटेंट्स यूज किए, रॉयल्टी केस में आएगा। इम्पार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल। मान लीजिए पुणे मेट्रो कॉरपोरेशन ने सिंगापुर मेट्रो कॉरपोरेशन को पेमेंट दिया ताकि ये लोग आ करके यहाँ पे टेक्निकल सर्विसेज दे कि किस तरीके से मेट्रो सेटअप करना है, किन किन लोगों को हायर करना होगा, क्या क्या मशीनरी लगी होगी, इसके लिए जो पेमेंट किया ये भी रॉयल्टी माना जाएगा। यूज ऑफ राइट टू यूज इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक इक्विपमेंट बट नॉट द अमाउंट कवर्ड अंडर 44BB। सर अगर आपने कोई राइट टू यूज भी लिया है तो भी ये रॉयल्टी माना जाएगा। अब आया है यहां अमेंडमेंट, यहां है अमेंडमेंट, ध्यान से सुनना। ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स इंक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉपीराइट, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म, वीडियो टेप फॉर यूज इन कनेक्शन विथ टेलीविजन और टेप फॉर यूज इन कनेक्शन विथ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, बट नॉट इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म। होता क्या था अब तक के, ये था कि अगर कोई अमाउंट दी जाती थी फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक राइट, इसे रॉयल्टी पेमेंट नहीं माना जाता था। इसे क्या नहीं माना जाता था, रॉयल्टी पेमेंट नहीं माना जाता था अगर ये सिनेमाटोग्राफिक फिल्म से रिलेटेड है तो। इसका छोटा सा एग्जांपल समझिए, एग्जांपल सहित बताऊंगा बेटा सारी चीजें, ध्यान से सुनना। सपोज धर्मा प्रोडक्शन की एक मूवी, ये धर्मा प्रोडक्शन की थी या पता नहीं, पर एग्जांपल समझिएगा। दंगल को चाइना के अंदर में रिलीज करना है। अब चाइना के अंदर में हमें तो पता नहीं कौन है, तो हम क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ते हैं। धर्मा प्रोडक्शन क्या करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ता है जो चाइना के अंदर में अलग अलग थिएटर्स में दंगल को चाइनीज लैंग्वेज में रिलीज करेगा। धर्मा प्रोडक्शन इस डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करता है, पेमेंट करता है कि बॉस वो क्या करे, वहां पे अलग अलग जगह फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करे और जो कलेक्शन आए वो कलेक्शन धर्मा प्रोडक्शन तक के पहुंचाए। इस डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा दिया जाता था। टिल 2019 ये जो पेमेंट था ये रॉयल्टी नहीं माना जाता था, ये रॉयल्टी नहीं माना जाता था, क्योंकि यहां पे वर्ड क्या लिखा था, बट नॉट इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म। फाइनेंस एक्ट 2020 उनने कहा कि अगर कोई सेल ऑफ मूवी होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन ऑफ मूवी के थ्रू इनकम आप प्रोवाइड करते हो किसी भी नॉन रेसिडेंट को, ये पेमेंट रॉयल्टी पेमेंट माना जाएगा। ये जो बट नॉट लिखा था इसे क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया, जिसका मतलब ये बट नॉट वाला वर्ड सिर्फ क्या हुआ है, कट हुआ है। कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एग्जीबिशन सिनेमाटोग्राफिक फिल्म विल नाउ बी कंसिडर्ड एज रॉयल्टी। अगर सिंप्लीफाइड देखा जाए, consideration for sale, distribution, exhibition of cinematographic film is now covered within the definition of royalty as per the Finance Act 2020 with effect from assessment year 21-22। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ये अब क्या माना जाएगा, रॉयल्टी पेमेंट माना जाएगा। ये अब क्या माना जाएगा, रॉयल्टी पेमेंट माना जाएगा।
डन सर। सो यहां आपका रेसिडेंशियल स्टेटस रिलेटेड अमेंडमेंट्स क्या होते हैं मालिक, ओवर होते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस में इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं एग्जाम फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू मई 21, नवंबर 21 या फिर जून 21, दिसंबर 21 मैंडेटरी है ये अमेंडमेंट। CS CA में सभी के लिए कॉमन है, तो प्लीज 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 इस अमेंडमेंट को देखिएगा। क्वेश्चनर के अंदर में हम लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, फास्ट ट्रैक में हमने इसको और डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, अकॉर्डिंगली देखिएगा। चलिए आते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर, एग्रीकल्चर के अंदर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो बेसिक खत्म। एग्रीकल्चर के अंदर में कोई अमेंडमेंट नहीं, रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म। मैं पहला हेड उठा रहा हूं HP, मैं सैलरी की अमेंडमेंट बाद में लूंगा। मैं पहला हेड उठा रहा हूं HP से रिलेटेड अमेंडमेंट। प्रैक्टिकली स्पीकिंग HP के अंदर में कोई अमेंडमेंट नहीं आया है, लेकिन बेसिक का एक चैप्टर है, बेसिक का एक सेक्शन है 115 BAC, बेसिक का एक सेक्शन है 115 BAC, जिसके कारण यहां पे अमेंडमेंट आया है। 115 BAC क्या आया है? एसएससी के पास दो ऑप्शन है, या तो सारे डिडक्शन एंड एग्जम्पशन क्लेम करे और नॉर्मल रेट के ऊपर टैक्स पे करे, 2,50,000, 3 लाख, 5 लाख जो स्लैब रेट दिया उस हिसाब से टैक्स पे करे। दूसरा ऑप्शन, एक नया ऑप्शन लेकर के आया है इंडिविजुअल्स एंड HUFs के लिए, कि आप मैक्सिमम डिडक्शन एंड एग्जम्पशन छोड़ दो और 115 BAC के हिसाब से टैक्स पे करो। 115 BAC एक न्यू स्लैब लेकर के आया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, आपका एज 60 भी हो तो भी स्लैब रेट 250 to 5, 5 to 7.5, 7.5 to 10, 10 to 12.5, 12.5 to 15 एंड अबव 15 वाला क्राइटेरिया जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ एज है। आपकी एज कुछ भी हो जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज दिया हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं 115 BAC के इंपैक्ट जो आया है हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। मैंने मेरे रेगुलर क्लास के अंदर में, फास्ट ट्रैक क्लास के अंदर में इस पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं। पॉइंट समझिएगा क्या है। पॉइंट ये है कि अगर कोई एसएससी 115 BAC ऑप्ट करता है तो उसको डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम नहीं करने। सवाल, वो कौन से डिडक्शन और एग्जम्पशन है जो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में क्लेम नहीं करेगा? हाउस प्रॉपर्टी छोटा सा हेड था, लेकिन अगर आप 115 BAC ऑप्ट करते हैं तो आप कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशंस नहीं ले सकते हाउस प्रॉपर्टी के भी। याद दिलाता हूं, मेजरली जब हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं फॉर्मेट क्या होता है, चलो मेरे को फॉर्मेट याद दिलाओ। बेटा डीप में पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी में अमेंडमेंट खत्म करना है तो प्लीज ये क्लास मत देखना। अगर बहुत डिटेल्ड में अमेंडमेंट कवर करना है तो ही ये क्लास देखना और अपने दोस्तों तक के भी पहुंचाना, क्योंकि मैं जो भाई देख, अपना रूल बड़ा सिंपल है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। अपना रूल सिंपल है, तो धीरे जाएंगे, अच्छे से जाएंगे, अमेंडमेंट पढ़ना ईमानदारी से पढ़ो। ध्यान से सुनना। HP का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले GAV, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड, फिर आता है NAV, फिर आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, फिर आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। बराबर। मेजरली डिडक्शन किन चीजों का मिल रहा है? एक म्युनिसिपल टैक्स, दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन, तीसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, मैंने यहां पे एक जबरदस्त चार्ट बना के दिया है कि अगर आप 115 BAC ऑप्ट नहीं करते या 115 BAC ऑप्ट करते हैं तो आप क्या ले पाएंगे और क्या नहीं ले पाएंगे। बराबर है। अब ध्यान से सुनना, जो चेंजेस आए हैं वो सबसे बड़े चेंजेस आए हैं IOBC को लेकर के। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन आप नहीं ले पाएंगे अगर आप 115 BAC ऑप्ट करते हैं तो। अगर एसएससी 115 BAC वो ऑप्शनल रेट ऑप्ट कर देता है तो आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नहीं ले पाओगे। किसके लिए? फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। पहले कुछ याद दिला देता हूं, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 कहता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2 लाख या 30,000 तक के अलाउड है। अगर आप 115 BAC ऑप्ट करते हैं, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो आप ये बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, आप ये बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अब कोई नालायक बच्चा मुझसे पूछेगा, सर सेल्फ ऑक्यूपाइड का नहीं ले पाएंगे, लेट आउट प्रॉपर्टी का आप कंफर्म क्लेम कर लो। 115 BAC लेट आउट प्रॉपर्टी का IOBC डिडक्शन नहीं रोकता, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का IOBC डिडक्शन रोकता है। ये बहुत बेसिक पॉइंट नहीं है, बहुत डीप वाला पॉइंट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नहीं ले पाओगे, लेट आउट प्रॉपर्टी का बिल्कुल ले पाओगे। मैंने क्वेश्चनर में इसके ऊपर क्वेश्चन रखा है,
कि साहब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हमें जो 2 लाख और 30,000 मिलता है हम वो नहीं ले पाएंगे, लेट आउट प्रॉपर्टी का हम कंफर्म क्लेम कर पाएंगे। याद होगा तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अनलिमिटेड होता है, वो आज भी वैसे ही रहेगा, भले ही तुम 115 बीएसी क्यों ना ऑप्ट कर रहे हो, भले ही तुम 115 बीएसी क्यों ना ऑप्ट कर रहे हो तो भी चलेगा। समझ में आया क्या? अच्छा जी, ये हुआ पहला पॉइंट, ये हुआ पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। याद होगा तो एचपी लॉस किसी भी दूसरी इनकम के साथ क्या हो सकता है? सेट ऑफ हो सकता है। मैक्सिमम अप टू 2 लाख, मैक्सिमम अप टू 2 लाख। ये हुआ पहला इंपैक्ट। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे इंपैक्ट की। एचपी लॉस 2 लाख तक सेट ऑफ हो सकता है दूसरी इनकम के साथ। अगर आप सेक्शन 115 बी ए सी ऑप्ट कर रहे हैं तो आप एचपी लॉस सेट ऑफ अलाउड नहीं है, एचपी लॉस सेट ऑफ अलाउड नहीं है, एचपी लॉस सेट ऑफ अलाउड नहीं है। अगर आप 115 बीएसी ऑप्ट कर रहे हैं तो, अगर 115 बीएसी ऑप्ट नहीं कर रहे तो एसओपी का भी बेनिफिट ले लो, लॉस भी सेट ऑफ कर लो। लेकिन आप 115 बीएसी ऑप्ट कर रहे हैं तो इंपैक्ट आ रहा है उसका एचपी के अंदर में, राइट? एचपी में इंपैक्ट आ रहा है, वहां अमेंडमेंट के कारण यहां अमेंडमेंट आ रहा है। अदरवाइज एचपी में एज सच सेपरेटली कोई अमेंडमेंट नहीं है, पर ये इंपैक्ट आपको ध्यान में रखने होंगे, आपको टोटल इनकम कंप्यूट करनी है। सो ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है। आइए इधर, HP deduction of 20,000 or deduction of 30,000 or 2 lakh with respect to interest on borrowed capital under 24B is not allowed in case of self-occupied property. Let out property, it is allowed if assessee opt for 115 BAC. Finance Act 2020 has introduced impact of 115 BAC under the head of HP. Finance Act 2020 has introduced a new optional tax system for individual and HUF 115 BAC with effect from assessment year 21-22 to provide concessional slab rate to be applied on total income without claiming specified deduction and exemption. There are two operative tax systems. One is an existing tax system where all application and deductions, all applicable deductions and exemptions are allowed and tax rate as per the slab rate. Second, 115 BAC where optional tax system where many deduction and exemption has not been allowed but lower slab rate has been provided. याद होगा तो 115 BAC लेने वाले चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं ले सकते एक्सेप्ट 80 CCD सबसेक्शन 2 या फिर 80 JJAA। अब इधर देखिए, मैंने एक बहुत जबरदस्त डिफरेंस बना करके दिया है कि न्यू सिस्टम मतलब 115 BAC में आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग सिस्टम ये नॉर्मल स्लैब रेट वाला हुआ। म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको दोनों जगह मिलेगा, चाहे आप 115 BAC में हो या आप नॉर्मल में हो, दोनों जगह आपको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दोनों जगह मिलने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंज कहां है? IOBC में, वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड के। लेट आउट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, लेट आउट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, आपको बेनिफिट मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा न्यू सिस्टम के अंदर में, ओल्ड सिस्टम के अंदर में आपको मिलने वाला है। ये कितना था याद होगा तो 2 लाख या 30,000। प्रॉपर्टी जो स्टॉक इन ट्रेड बोल के होल्ड किया है डजंट मैटर, आप IOBC ले सकते हो। सेट ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी and brought forward depreciation from current year house property, no, not allowed. Set off of current year house property loss, not allowed. ना brought forward loss allowed, ना current year loss allowed अगर आप 115 BAC में है, क्योंकि 115 BAC बोलता है कि बॉस लॉसेस अगर होंगे कुछ प्रीवियस ईयर के तो आपको उसको छोड़ने होंगे, आपको उसको छोड़ने होंगे। तो ना करंट ईयर लॉस सेट ऑफ कर पाओगे, ना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ कर पाओगे, कुछ भी सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। तो एचपी में दो इंपैक्ट आ रहे हैं 115 BAC के। म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, IOBC का डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए नहीं मिलेगा, लेट आउट वालों के लिए मिलेगा।
HP लॉस चाहे वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो या करंट ईयर लॉस हो, 115 BSE अगर आपने ऑप्ट किया तो ये नहीं मिलने वाला। इसके ऊपर क्वेश्चंस क्वेश्चनएयर के अंदर में रखे हुए हैं, प्लीज 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 उसे देख लेना। क्वेश्चनएयर फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। मैंने इस बार इतने अमेंडमेंट्स थे कि हमने डाल दिया है यूट्यूब के ऊपर, वी स्मार्ट के चैनल के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ईमानदारी से जाकर के प्लीज प्लेलिस्ट देख लेना। टॉपिक वाइज है, जिसकी बुक आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। यस, अगर कोई बच्चा चाह रहा है, वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, क्यों ना सेल्फ स्टडी कर रहा हो, पहला क्राइटेरिया मेरा अभी भी रिकमेंडेशन है बॉस, प्लीज फास्ट ट्रैक लो, किसी का भी लो, जरूरी नहीं मेरा लो, किसी का भी लो, पर लो, यू नीड टू हैव अ क्लास। दूसरा, अगर आप ले रहे हो तो फास्ट ट्रैक बुक एज वेल एज क्वेश्चनएयर एक साथ लेना, सो दैट आपको नए प्रोविजंस और क्राइटेरिया दोनों एक साथ मिल जाए। इज दैट डन? चलो जी, सो यहां पे हाउस प्रॉपर्टी का भी अमेंडमेंट्स खत्म होते हैं। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट पे।